कॉन्टीजेंसी फंड। ओके, लास्ट क्लास में हमने बात की थी यूनियन बजट के बारे में, यानी कि संघीय बजट के बारे में, जिसका उल्लेख आर्टिकल 112 में है और जिसका संवैधानिक नाम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनुच्छेद 112 के तहत हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूनियन बजट के बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने विभिन्न ग्रांट्स के बारे में, अनुदानों के बारे में बात की थी, और फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज बेसिकली अ कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया एंड अ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि, इसके बारे में हमने बात की थी। और मैंने आपसे बताया था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे किसके बारे में, डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में या विभिन्न संसदीय समितियों के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। हेडिंग डाल लीजिए। आज हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। पार्लियामेंट्री कमिटीज या संसदीय समितियां। पार्लियामेंट्री कमिटीज या संसदीय समितियां क्या होती है? पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं? संसदीय समितियां। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, लिखिए सबसे पहले पॉइंट पे लिखिए द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। हिंदी में लिखेंगे संसदीय समितियां संवैधानिक नहीं होती हैं। द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। संसदीय समितियां संवैधानिक नहीं होती हैं। बट these are established by but these are establishment but these are established by the parliament only। लेकिन इनका गठन संसद के द्वारा ही किया जाता है। द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बट दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट ओनली। संसदीय समितियां संवैधानिक नहीं होती हैं, लेकिन इनका गठन संसद के द्वारा ही किया जाता है। लिखेंगे आफ्टर 1983 1983 के बाद, आफ्टर 1983 1983 के बाद दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। 1983 के बाद ये अस्तित्व में आई। आफ्टर 1983 दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, या 1983 के बाद ये प्रभाव में आई। लिखेंगे दीज कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। लिखेंगे ये स्थायी एवं अस्थायी हो सकती है। ये स्थायी एवं अस्थायी हो सकती हैं। लिखेंगे एम ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज।
या संसदीय समितियों का उद्देश्य, इनका एम क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इन्हें क्यों गठित किया गया है या इनका निर्माण क्यों किया गया है, क्या रीजन है इनके गठन का या इनके निर्माण का। सबसे पहला उद्देश्य लिखेंगे टू हैव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। टू हैव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, हिंदी में लिखेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित रखना। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, टू हैव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। दूसरा उद्देश्य टू मेक द पॉलिसीज ऑफ द रूल more effective। To make the policies of the rule more effective, हिंदी में लिखेंगे शासन की नीतियों को अधिक प्रभावी बनाना। शासन की नीतियों को अधिक प्रभावी बनाना, to make the policies of the rule more effective। तीसरा लिखेंगे टू मेंटेन अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन the rule and the people। To maintain a coordination between the rule and the people, हिंदी में लिखेंगे शासन एवं लोगों के बीच तालमेल स्थापित करना। To maintain a coordination between the rule and the people, शासन एवं लोगों के बीच तालमेल स्थापित करना। अगला लिखिए टू ट्रेन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में लिखेंगे संसद के सदस्यों को प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना। संसद के सदस्यों को प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना, टू ट्रेन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अबाउट और फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट लिखेंगे टू स्टडी
द सब्जेक्ट intensively and inspect that. To study the subject intensively and inspect that. हिंदी में लिखेंगे किसी भी विषय का गहन अध्ययन करना. To study the subject intensively and inspect that. किसी भी विषय का गहन अध्ययन करना एवं उसकी जांच पड़ताल करना. किसी भी विषय का गहन अध्ययन करना एवं उसकी जांच पड़ताल करना. ये वो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, ये वो कुछ मेन पर्पस हैं, एम है, जिनकी वजह से पार्लियामेंट्री कमिटीज या संसदीय समितियों का गठन किया जाता है. चलिए अब हम जान लेते हैं कि कुछ मुख्य संसदीय समितियां या कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन कौन सी हैं जो हमें याद रखनी है. सबसे पहले लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले लिखिए एस्टिमेट्स कमिटी. सबसे पहले लिखेंगे एस्टिमेट्स कमिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्राक्कलन समिति. सबसे पहले लिखेंगे एस्टिमेट्स कमिटी या प्राक्कलन समिति. लिखिए सबसे पहला पॉइंट, दिस इज द बिगेस्ट परमानेंट कमिटी ऑफ इंडिया. ये भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है. दिस इज द बिगेस्ट परमानेंट कमिटी ऑफ इंडिया. ये भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है. लिखेंगे इट्स वर्क इज रिलेटेड टू द बजट. इसका कार्य बजट से संबंधित होता है. इट्स वर्क इज रिलेटेड टू द बजट. इसका कार्य बजट से संबंधित होता है. लिखेंगे इट हैज 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा. लिखेंगे इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं. इट हैज 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा. इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं. रिपीट कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले कहा कि दिस इज द बिगेस्ट परमानेंट कमिटी ऑफ इंडिया. ये भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है. इट्स मेन वर्क इज रिलेटेड टू द बजट. इसका मुख्य कार्य बजट से संबंधित होता है. इसका मुख्य कार्य बजट से संबंधित होता है. इट हैज 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा. इसमें लोकसभा के 30 सदस्य हो सकते हैं.
अगला पॉइंट लिखेंगे, एनी मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, एनी मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट कैन नेवर बी इट्स मेंबर, एनी मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट कैन नेवर बी इट्स मेंबर। हिंदी में लिखेंगे, सरकार का कोई भी मंत्री, सरकार का कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, सरकार का कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। लिखेंगे, दिस कमिटी इंस्पेक्ट्स, दिस कमिटी इंस्पेक्ट्स द एक्सपेंसेस, दिस कमिटी इंस्पेक्ट्स द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दे ऑकर। लिखेंगे, यह समिति खर्चों के दौरान खर्चों की जांच करती है, यह समिति खर्चों के दौरान खर्चों की जांच करती है। बजट में जितने भी एस्टिमेट्स होते हैं, जितने भी प्राकलन होते हैं, और जब वो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जब वो खर्चे किए जाते हैं, तो ये हमेशा खर्चे होने के दौरान ही खर्चों की जांच करती है। दैट इज नोन एज एस्टिमेट्स कमिटी, इसी को प्राकलन समिति कहा जाता है। दूसरा लिखिए, अगला लिखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी या लोक लेखा समिति। फिर ये 30 सदस्य कहां से आते हैं बेटे? मैंने अभी तो बताया, ये जो 30 सदस्य है ये लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब आपको पता है कि लोकसभा में तो 545 मेंबर्स हैं, लेकिन 545 के 45 तो मंत्री नहीं होते मौजूदा सरकार में, तो सिर्फ मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं, बाकी मेंबर ऑफ लोकसभा में से कोई भी हो सकता है। अगला होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या लोक लेखा समिति। लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो अ परमानेंट कमिटी, दिस इज ऑल्सो अ परमानेंट कमिटी। लिखेंगे, यह भी एक स्थायी समिति है, दिस इज ऑल्सो अ परमानेंट कमिटी, यह भी एक स्थायी समिति है। लिखेंगे, इट हैज 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इट हैज 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 7 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। लिखेंगे, इसमें लोकसभा के 15 एवं इसमें लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कहने का मतलब, इट हैज टोटल 22 मेंबर्स, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं।
लिखेंगे द मेन वर्क ऑफ दिस कमिटी इज, द मेन वर्क ऑफ दिस कमिटी इज टू इंस्पेक्ट, द मेन वर्क ऑफ दिस कमिटी is to inspect the expenses after they occur. इस समिति का मुख्य कार्य खर्चों के बाद खर्चों की जांच करना होता है। इस समिति का मुख्य कार्य खर्चों के बाद खर्चों की जांच करना होता है। इंग्लिश में रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा इट्स मेन वर्क इज टू इंस्पेक्ट, लिखेंगे इट्स मेन वर्क इज टू इंस्पेक्ट द एक्सपेंसेस आफ्टर दे ऑकर। इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य खर्चों के बाद खर्चों की जांच करना होता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, एस्टिमेट जो कमिटी होती है वो खर्चों के दौरान खर्चों की जांच करती है, लेकिन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है वो खर्चों के बाद खर्चों की जांच करती है। लिखेंगे दिस कमिटी, अगला पॉइंट लिखेंगे दिस कमिटी ऑल्सो इंस्पेक्ट, दिस कमिटी ऑल्सो इंस्पेक्ट्स द रिपोर्ट ऑफ CAG। CAG तो समझते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लिखेंगे यह समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है। यह समिति स्वास्थ्य सही नहीं है क्या सर? हाँ भाई, परसों से फीवर है मुझे, इसी वजह से आपकी कल भी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, अभी भी फीवर है, फीवर में चल रही है क्लास। दिस कमिटी ऑल्सो इंस्पेक्ट्स द रिपोर्ट ऑफ CAG। लिखेंगे यह समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट
की भी जांच करती है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई ये जो समिति है, ये जो कमेटी है, ये लगभग किसकी तरह ही है, एस्टीमेट्स कमेटी की ही तरह है। बस फर्क इतना है कि जो एस्टीमेट्स कमेटी होती है वो खर्चों के दौरान खर्चों की जांच करती है, और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जो लोक लेखा समिति होती है, वो खर्चों के बाद खर्चों की जांच करती है। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है। और क्योंकि दोनों की दोनों कमिटीज मिलती जुलती हैं, इसीलिए लिखेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लास्ट पॉइंट, दिस कमिटी इज ऑल्सो नोन एज दिस कमिटी इज ऑल्सो नोन एज द ट्विन सिस्टर दिस कमिटी इज ऑल्सो नोन एज द ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी। लिखेंगे इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दिस कमिटी इज ऑल्सो नोन एज द ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगली लिखेंगे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स या सार्वजनिक उपक्रम समिति। लिखेंगे दिस इज अ परमानेंट कमिटी। दिस इज अ परमानेंट कमिटी, यह एक स्थायी समिति है। दिस इज अ परमानेंट कमिटी, यह एक स्थायी समिति है। इट हैज 10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 5 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसमें लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 5 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 5 सदस्य होते हैं। लिखेंगे द हेड ऑफ दिस कमिटी, द हेड ऑफ दिस कमिटी इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस समिति का प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष होता है। इस समिति का प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष होता है। लिखेंगे दिस कमिटी इंस्पेक्ट्स द वर्क्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों की दिस कमिटी इंस्पेक्ट्स द वर्क्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य एवं खर्चों की जांच करती है। यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य एवं खर्चों की जांच करती है।
नेक्स्ट, अगला लिखिए सेलेक्ट कमिटी, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रवर समिति। अगला लिखिए सेलेक्ट कमिटी या प्रवर समिति, लिखेंगे दिस इज अ टेम्परेरी कमिटी, यह एक अस्थायी समिति है। दिस इज अ टेम्परेरी कमिटी, यह एक अस्थायी समिति है। विच कैन बी एस्टैब्लिश्ड, which can be established together or separately. This can be established together or separately for Lok Sabha and Rajya Sabha. लिखिए इसका गठन लोकसभा और राज्यसभा के लिए, इसका गठन लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक साथ या अलग अलग किया जा सकता है। दिस कैन बी एस्टैब्लिश्ड सेपरेटली और टुगेदर फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा, इसका गठन लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक साथ या अलग अलग किया जा सकता है। और ध्यान रखेंगे सेपरेटली, यदि इसका गठन अलग अलग किया जाएगा लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए, तो इसमें सेपरेटली 30 मेंबर्स होंगे, यानी कि 30 मेंबर्स लोकसभा में और 30 मेंबर्स राज्यसभा में। और यदि इसका गठन साथ में किया जाएगा, साथ में का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक साथ, तो इसमें 45 मेंबर्स होंगे। और जब इसका गठन एक साथ किया जाएगा तो इसमें से 30 मेंबर्स लोकसभा से होंगे और 15 मेंबर्स राज्यसभा से होंगे। क्या काम होता है इस कमेटी का, लिखेंगे दिस कमिटी इंस्पेक्ट्स द प्रपोज्ड बिल। दिस कमिटी इंस्पेक्ट्स द प्रपोज्ड बिल। दिस कमिटी This committee inspects the proposed bills and gives the proposal of any amendment in that. यह समिति पेश किए जाने वाले विधेयक की जांच करती है। यह कमेटी पेश किए जाने वाले विधेयक की जांच करती है और उसमें
किसी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव देती है, और उसमें किसी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव देती है। नेक्स्ट, अगली लिखिए, रूल्स कमिटी। या हिंदी में आप इसे कानून समिति भी कह सकते हैं। लिखेंगे दिस कमिटी हैज 15 मेंबर्स। दिस कमिटी हैज 15 members which are appointed by the Speaker of Lok Sabha। इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है जिनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लिखिए दिस कमिटी हैज 15 members which are appointed by the Speaker of Lok Sabha। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लिखेंगे दिस कमिटी इंस्पेक्ट्स दिस कमिटी inspects the rules and the acts made by this committee inspects the rules and the acts made by the executive। लिखेंगे यह समिति कार्यपालिका द्वारा निर्मित नियमों एवं अधिनियमों की जांच करती है। लिखेंगे यह समिति कार्यपालिका द्वारा निर्मित यह समिति कार्यपालिका द्वारा निर्मित नियमों एवं अधिनियमों की जांच करती है। नेक्स्ट, अगले लिखिए कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। अगले लिखेंगे कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति। लिखेंगे इट हैज 15 members। इट हैज 15 members which are appointed by the Speaker of Lok Sabha। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। It has 15 members which are appointed by the Speaker of Lok Sabha। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड लॉ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड लॉ मिनिस्टर आर इट्स मेंबर्स। प्रधानमंत्री और विधि मंत्री इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री और विधि मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
लिखेंगे दिस कमिटी इंस्पेक्ट्स द वायोलेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड गिव प्रपोजल ऑफ द पनिशमेंट। लिखेंगे यह समिति संसदीय विशेषाधिकार के हनन की जांच करती है। यह समिति संसदीय विशेषाधिकार के हनन की जांच करती है और दंड का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। और दंड का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट लिखिए एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी या सलाहकार समिति लिखेंगे दिस कमिटी हैज 15 members। दिस कमिटी हैज 15 members एंड द हेड ऑफ दिस कमिटी इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनका प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनका प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष होता है। लिखेंगे द मेन वर्क ऑफ दिस कमिटी The main work of this committee is the management and the operation of sessions in the parliament. The main work of this committee is the operation and the management of sessions in the parliament. इस समिति का मुख्य कार्य संसद के सत्रों का संचालन एवं प्रबंधन करना होता है। इस समिति का मुख्य कार्य संसदीय सत्रों का संचालन एवं प्रबंधन करना होता है। नेक्स्ट लिखिए कमिटी ऑफ नॉन गवर्नमेंट बिल्स। या गैर सरकारी विधेयक समिति। कमिटी ऑफ नॉन गवर्नमेंट बिल्स या गैर सरकारी विधेयक समिति लिखेंगे इट हैज 15 members अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसमें भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति में भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त 15 सदस्य होते हैं। लिखेंगे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द मेंबर ऑफ दिस कमिटी। लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष
इसका सदस्य होता है। लिखेंगे इट्स मेन वर्क इज टू हेल्प इन प्रेजेंटिंग द नॉन गवर्नमेंट बिल्स। इस समिति का मुख्य कार्य इस समिति का मुख्य कार्य गैर सरकारी विधेयकों को पेश करने में सहायता करना होता है। इस समिति का मुख्य कार्य गैर सरकारी विधेयकों को पेश करने में सहायता करना होता है। नेक्स्ट, सैलरीज अलाउंसेस कमिटी। हिंदी में लिखेंगे वेतन एवं भत्ते समिति। सैलरीज एंड अलाउंसेस कमिटी, वेतन एवं भत्ते समिति। लिखेंगे इट हैज 10 members appointed by the Speaker of Lok Sabha. It has 10 members appointed by the Speaker of Lok Sabha and 5 members appointed by the Chairperson of Rajya Sabha. लिखेंगे इसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त 10 इसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त 10 एवं राज्यसभा के सभापति द्वारा नियुक्त 5 सदस्य होते हैं। लिखेंगे द मेन वर्क ऑफ दिस कमिटी is to decide the salaries and the allowances of different government officials. इस समिति का मुख्य कार्य विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करना होता है। The main work of this committee is to decide the salaries and the allowances of government officials of India. इस समिति का मुख्य कार्य विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करना होता है। तो these are some of the important parliamentary committees जो होती नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इनका गठन संसद के द्वारा ही किया जाता है। ये सारी की सारी कमिटीज और इनके वर्क आप याद कर लीजिएगा। चलिए आज की कहानी को यहीं पर छोड़ते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी तो मुझे याद दिलाइएगा। कल हम बात करेंगे टाइप ऑफ मोशंस इन द पार्लियामेंट, यानी कि संसद में प्रस्तावों के प्रकार। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।